मैं हूं प्रभु चावला और सीधी बात में आज बारी है योग गुरु से राष्ट्र गुरु बने बाबा रामदेव की, जो अब चाणक्य की भूमिका भी निभाते दिखते हैं। बड़ा शौक है उनको राजनीति में रहने। क्यों, मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं? देखिए, मुझे देश योग की शिक्षा देखते थे आप ऊब गए हैं देश। ना ना ना, राष्ट्र धर्म को मैं उतना ही पवित्र मानता हूं जितना मैं धर्म को पवित्र मानता हूं, और मैं देश को अपनी मां मानता हूं। और यदि मेरी मां के साथ में ये भ्रष्ट और बेईमान राजनेता राजनीतिक दुराचार वे विचार करते रहे, देश को लूट लूट के नोच नोच के खाते रहे, मैं मां भारती का वो गद्दार, वो कायर और कमजोर बुजदिल पुत्र तो नहीं हो कि अपनी आंखों के सामने मां भारती का वैभव लुटता देखूं और मैं मौन होकर के बैठ जाऊं। मैंने योग भी शुरू किया था तो इसीलिए शुरू किया था कि मैं लोगों को आरोग्य दूं और उनके वैयक्तिक चरित्र को पवित्र बनाऊं। लेकिन वैयक्तिक चरित्र के साथ में जो देश का राष्ट्रीय चरित्र का पतन हो रहा था उसको मैं और उभारना चाहता हूं। मैंने कोशिश की थी कि शायद वो भी सुधर जाएंगे, लेकिन मैंने सोचा कि भेड़िया कभी शाकाहारी नहीं हो सकता, तो इसलिए मैं देश के लोगों को जगाऊंगा, उनको उठाऊंगा। और जिस तरह से मैंने देश के लोगों को 365 दिन प्राणायाम करने के लिए प्रेरित किया, आज करोड़ों लोग भोर में 4-5 बजे उठ करके प्राणायाम कर रहे हैं। इसी तरह से वोट करने के लिए तो साल में लोकल अथॉरिटीज, विधानसभा और लोकसभा ज्यादा से ज्यादा 5 साल में 3 बार लोगों को वोट करने के लिए बाहर निकलना पड़ता है। आपने कहा ना वोट चाहिए ना नोट चाहिए, आपने अभी कहीं कहा था कि मैंने तो पढ़ा हुआ कि क्या? हाँ, मैंने कहा न मुझे सत्ता चाहिए, न संपत्ति, न सिंहासनों का है मुझे प्रलोभन, न मुझे चाहिए नोट और न चाहिए मुझको वोट। लेकिन इस देश की राजनीति जो भ्रष्टाचार का सबसे सर्वोच्च केंद्र बन गई, वो सत्ता, वो लोकतंत्र का सर्वोच्च केंद्र थी, लेकिन आज पूरा देश कह रहा है इस बात को, 100 में से 99 बेईमान हो चुके हैं। तो क्या देश को इसी तरह से लुटते रहने दें? बाबा जी, मैंने आपको लखनऊ में पहली बार इंटरव्यू किया था, उस वक्त मेरे लगा था कि आप सिर्फ योग के टीचर हैं, महान शिक्षा देते हैं लोग प्रति। अब उसके बाद लगता है इस बाबा की जो है बहुत रूप अनेक हो गए हैं। कौन सा रूप आपका असली है, कौन सा आपने खुद मेरा नकली रूप कभी नहीं था। मैंने कोई बहु अब आप चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन में भी आप शामिल रहेंगे? मैंने कहा है कि मैंने अपना विराट रूप लिया है और मैं ऐसा मानता हूं कि देश के हर नागरिक को ऐसा सोचना चाहिए। जब देश का हर नागरिक ऐसा सोचेगा कि ये देश मेरा है, देश मेरे खून पसीने से बना है और देश में जो कुछ चल रहा है वो मेरे द्वारा चल रहा है। आज कोई एमएलए बनता है, एमपी बनता है, मिनिस्टर बनता है, देश का बजट बनता है, देश का स्टेट गवर्नमेंट का 9,09,444 करोड़ 75 लाख रुपए, सेंट्रल गवर्नमेंट का 8,16,000 करोड़ रुपए, लोकल अथॉरिटीज का सब मिला करके 19 से 20 लाख करोड़ रुपए जो सरकारें बजट बनाती हैं वो मेरे और देशवासियों के पैसे से देश का बजट बनता है। तो वो हर वर्ष करीब 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला होता है। 5 साल में करीब 50 लाख करोड़ रुपए बेईमान लोग जिम जाते हैं। आज तक लगभग 700 साल की गुलामी में देश को शायद जितना नहीं लूटा विदेशियों ने, अपने ही वतन के लोगों ने 50 से, कोई कहता है 50, कोई कहता है 60-70 लाख करोड़ रुपए तो स्विस बैंकों में जमा कर रखा है। तो क्या इसी तरह से देश को यूं ही लुटने दें इन बेईमान लोगों के हाथों? बिल्कुल। मैं आपसे, आप भी तो इन लोगों के साथ बैठते, हर मुख्यमंत्री आपके साथ बैठता है, हर नेता आपके साथ बैठता है, आप उनकी कंपनी में बड़े खुश दिखाई देते हैं। हालांकि आपने पिछले 2.5 महीने से कोई नेता मेरे पास में देखा नहीं है क्या? अभी 2.5 महीने से, 2.5 महीने से आपको लगा ये पॉलिटिशियन गलत है? नहीं, 2.5 महीने से मैंने उससे पहले मैंने 5 साल तक कोशिश की। सबके सब आज भी गलत नहीं है, आज भी बहुत से उसमें अच्छे लोग हैं। मैं सबके सबको बेईमान कहूं ये शायद उचित नहीं होगा, उनके साथ भी अन्याय होगा। लेकिन उसमें से ज्यादातर की जो स्थिति है वो पूरे देश के सामने, मैं कहता हूं करीब 20 लाख करोड़ रुपए का इस साल में पूरे देश में ऊपर से नीचे तक बजट बनता है। तो क्या 10 लाख करोड़ रुपए देश में खर्च हो? नहीं, पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं बना लेते अपनी? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी नहीं, हमने भारत स्वाभिमान एक संगठन बनाया है जिसका हमने उद्देश्य रखा है 100% मतदान, 100% स्वदेशी का पालन, 100% राष्ट्रवादी चिंतन, देशभक्तों को संगठित करना और योग में भारत का निर्माण करना। और उसका उद्देश्य यही हमने रखा है। इस देश में देशभक्त, ईमानदार, चरित्रवान, शिक्षित, पढ़े लिखे लोग हैं, वो देश का नेतृत्व दे सकते हैं। योग से क्या कनेक्शन है जो आपने कहा? हाँ, मैं यही बता रहा हूँ आपको। इंडस्ट्री हो गया ना, जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री किसी ने शुरू की? नहीं, कोई ये राजनीति कोई इंडस्ट्री नहीं है। राजनीति कोई इंडस्ट्री नहीं है। राजनीति के सिंहासनों पर उन लोगों को बैठना चाहिए जिनका चरित्र राम जैसा है, कृष्ण जैसा है, जिनका चरित्र सरदार पटेल जैसा है, जिनका चरित्र सम्राट अशोक और विक्रमादित्य जैसा है, जिनका चरित्र जो है गुलजारी जाल नंदा या जयप्रकाश नारायण जैसा है। ऐसे लोगों को राजनीति के सिंहासन पर बैठना चाहिए। ये इस तरह के लोग जो आज राजनीति पे बैठे हैं, मैंने कहा इस
ये भ्रष्टाचार कर करके देश को कहते हैं देश गरीब है। मैं कहता हूँ 5 झूठ बोले जाते हैं इस देश के अंदर। देश में 100%, 5% लोग टैक्स देते हैं। एक बात, एक मिनट रुकता है, सीधी बात आपसे पूछ लूं, आपका उद्देश्य क्या है जो इतना सब कह रहे हैं? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, सरकार तख्ता पलटने के मूड में है क्या? राजनीति तख्ता नहीं, मैं कहता हूँ इस देश में सज्जन, देशभक्त, ईमानदार, पवित्र चरित्र के लोगों का शासन होना चाहिए। मुझे ना सत्ता, ना संपत्ति, ना सिंहासन, ना वोट, ना मुझे नोट चाहिए, ना मुझे कोई एमएलए बनना है, ना मुझे कोई एमपी बनना है, ना मुझे चीफ मिनिस्टर बनना है। ये पहले थी मेरी प्रतिज्ञा, आज भी है। ना राजनीति में था, ना राजनीति में हूं, ना राजनीति में रहूंगा, लेकिन भ्रष्ट और बेईमान लोगों को इस देश में राजनीति नहीं करने दूंगा। ये खुली बगावत है हमारी। आप तो सोनिया गांधी की तरह, मैं खुद नहीं बनूंगी, सबको बना दूंगी। लेकिन मैं किसी के साथ अपनी तुलना करना, वो गृहस्थी लोग, उनके बाल बच्चे, हम सन्यासी लोग हैं, देश के लिए जिए, देश के लिए जीते, देश के लिए जीते रहेंगे। और उन्होंने क्या किया? आप, मैं किसी का नाम नहीं लेता, किसी भी टॉप राजनीतिक पार्टी के लीडर का नाम बताइए जिसने 2 आदमियों का इलाज किया हो, 2 आदमियों को शिक्षा दी हो। मैंने हजारों लोगों को शिक्षा दी है, हजारों लोगों को आरोग्य दिया, नहीं लाखों करोड़ों लोगों को आरोग्य दिया है। मैंने कहा इस देश में देशभक्त, ईमानदार, चरित्रवान लोग हैं, वो सत्ता और वो शासन कर सकते हैं देश के ऊपर, लेकिन इनके पास वोट नहीं है। मैं उनके लिए वोट बैंक इकट्ठा करूंगा। पार्टी में घुसते नहीं है, पर पार्टियों के ऊपर दबाव बनाए रखेंगे आप। पार्टी ये इन पार्टियों का सब खराब है, पर मैं कुछ नहीं करूंगा। मैंने कहा मैं खड़ा करूंगा भारत स्वाभिमान, और भारत स्वाभिमान के नाम से इस देश के अंदर आप देख लेना अगले 2 वर्षों में मेरे साथ कम से कम 50-60 करोड़ लोग हमारे भारत स्वाभिमान के मेंबर बन चुके होंगे, और जिसे मैं कहूंगा उसको वो वोट देंगे। पार्टी को वोट देंगे ना, जिसको मैं कहूंगा उस देशभक्त पार्टी तो इलेक्शन चुनाव लड़ती है ना, इसका मतलब आपका कोई ना कोई पार्टी तो होगी जिसके फेवर में आप वोट देने को लेकर कहेंगे। मैंने कहा मैं देशभक्त लोगों को इकट्ठा करूंगा, मैं उनके लिए वोट बैंक तैयार। नहीं, आप जो विवादों में हमेशा जिस तरह की बात, ये कैसा विवाद? ये तो विवाद का समाधान है कि आपका योग जो है वो भी किसी न किसी सांप्रदायिक मामलों में जुड़ गया ना। योग कहीं सांप्रदायिक नहीं जुड़ा, मलेशिया में बैन हो गया। भारत के मुसलमानों ने कहा है कि योग इस्लाम के खिलाफ नहीं है, कोई भी आदमी आरोग्य के लिए योग कर सकता है। और भारत के तो मुसलमान अब ये भी कह रहे हैं कि ये तो हमारी पुरखों की विद्या है, और पुरखे तो हमारे और मुसलमानों के अलग तो नहीं है ना। खून एक है, पूर्वज एक है, वतन एक है। मैं कहता हूं हमें घर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की तरह रहना है। देश में हर भारतवासी को भारतीय बनकर के रहना है, हिंदुस्तानी बनकर के रहना है। पर उसमें जब आप ओम का शब्द प्रयोग करेंगे आप योग के अंदर, देखिए ओम कोई ना देवी देवता है, ना कोई मूर्ति प्रतिमा, और इस पर भी कोई विवाद नहीं है। योग का कनेक्शन क्या है योग के साथ? अगर ये कम्युनल बनता चला जा रहा है कि ओम बोलने से योग कहीं आप शरीर जो है, योग का अर्थ क्या होता है कि आप अपने आप को किसी एक ऐसे अदृश्य सत्ता से जोड़ रहे हैं, और जो है अपने अंदर की शक्तियों को जगा रहे हैं। तो अंदर की शक्ति हिंदू की भी जागेगी, मुसलमान की भी जागेगी। अभी हिंदू और मुसलमान बीमार हो जाता तो ब्लड प्रेशर, शुगर की अलग अलग दवा थोड़ी ना खाता है। तो ये एक जीवन पद्धति भी है, एक विज्ञान भी है, और एक बीमारियों का समाधान भी है। तो भारत के मुसलमानों को इसमें कतई कोई आपत्ति नहीं है, और दुनिया में भी चाहे लोगों ने विवाद खड़े करने की कोशिश की हो, लेकिन जो लोग योग कर रहे हैं वो कर रहे थे, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। बाबा जी एक बात, जो आपने कहा कि योग से बीमारी ठीक होती है, ब्लड प्रेशर ठीक होता है, सब चीज एक स्वास्थ्य शरीर बनता है। अगर व्यक्ति स्वास्थ्य हो जाएगा, वैयक्तिक चरित्र का निर्माण, करप्शन भी खत्म हो जाएगी, सब चीज खत्म हो जाएगी। तो ये आप जो दूसरे नारे लगाने लग गए, भाषा देने लग गए, पहले जो आपका काम है उसी का परिणाम है। अरे बीज बोएंगे तो मेरे भाई वृक्ष तो होगा। तो ये बीजारोपण था पहले राष्ट्रवाद का भी, अध्यात्मवाद का, अब वो बीज वृक्ष बनेगा। तो बीज को क्या मिट्टी में पड़े रहने थे, वो अंकुर हो रहा है उसमें, और यदि वो वृक्ष बन रहा है तो इसमें तो प्रसन्नता होनी चाहिए। आप अभी तो फल तोड़ने की कोशिश करेंगे, राजनीति में आ जाओ। अरे कहाँ नहीं बना तो इस बार के लोकसभा चुनाव में कहूं मैं प्रत्याशी खड़ा कर रहा हूं, ना किसी का समर्थन कर रहा हूं। अभी तो 4-5 साल तक संघर्ष चलेगा, और उसके बाद में एक नया भारत बनेगा, नई व्यवस्था बनेगी, नई आजादी आएगी, और ये भ्रष्ट और बेईमान लोग फिर ये कपाल भाती अनुलोम विलोम करेंगे, शायद इनकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। जो बाबा जी आपने ये भारत स्वाभिमान जो आपने खड़ा किया है, ये आपका बाबा रामदेव का स्वाभिमान खड़ा करने के लिए किया है, या अपने लिए किया है, या देश के लिए किया है? ये पूछूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे। नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला, और सीधी बात में आज बारी है भारतवर्ष के सबसे नौजवान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की। उमर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आपको मुबारक हो कि आप हिंदुस्तान के सबसे यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर भी हैं। बहुत उम्मीदें हैं आपके ऊपर लोगों की। आपको डर लगता है कि नहीं? जी नहीं, डर नहीं लगता, लेकिन उस बात का एहसास है, इस बात का कि शायद अगर और कोई मुख्यमंत्री होता तो इतनी ज़्यादा उम्मीदें नहीं होती उनसे। मुझसे उम्मीदें ज़्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है कि मेहनत और करनी होगी उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए।
नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से पहले भी एक किस्म से सेकुलर आउटलुक की पार्टी मानी हमारा जाती थी। तो सेकुलर आउटलुक पहले भी बदला आप नहीं कश्मीर में भी वैली में भी जीते थे, जम्मू में भी जीते थे, पर जम्मू में थोड़ी सीटें कम हुई पहले के मुकाबले। पिछले रिजल्ट अगर आप देखें तो एक्सेप्टेबिलिटी थोड़ी थोड़ी आपकी भी कम होती चली गई। तो जब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता ना, पीडीपी में कई बार फर्क नहीं लग रहा था लोगों को इलेक्शन से पहले, जबकि आपकी अपनी लीनेज ऐसी है कि आप अलग हैं किस्म से। नहीं, हम अलग हैं और इस अलग होने का लोगों ने भी सबूत दिया है। एक लौता मतलब रीजनल पार्टी हम हैं जिन्होंने रियासत के तीनों खित्तों से सीट जीते हैं। लद्दाख के खिते से 3, कश्मीर से और फिर जम्मू से मुस्लिम डोमिनेटेड बेल्ट से भी और हिंदू डोमिनेटेड बेल्ट से भी। नहीं उमर, एक बात तो आप मानेंगे, क्योंकि जो मोनोपोली आपकी थी वैली के अंदर, जब आप माशा सीटें जीतते रहे वहां पर, आपने 43 में से 25, 35, 36 जीती हैं, वो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी जो मेजोरिटी की होती थी पहले, वो पीडीएफ ने थोड़ा ब्रेक तो किया ना। वो उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पीडीपी ने 6 साल अपनी हुकूमत का फायदा लिया और हमारे कुछ स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में अपनी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ा दी। लेकिन अगर आप देखें, नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे ज़्यादा नुकसान और पीडीपी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा सिर्फ साउथ कश्मीर में हुआ है। इसके लिए इसके पीछे कारण क्या हैं, वजूहात क्या हैं, उसमें हमने जाना जो है उसका एक्सरसाइज शुरू किया है। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें 6 साल की हुकूमत के बाद पीडीपी को इतना भी ज्यादा फायदा नहीं मिला है जितना शायद वो उम्मीद कर रहे थे। वो तो सोच रहे थे कि उनकी हुकूमत बनेगी। आपने कांग्रेस से, जैसे पहले कहा आपने कि कांग्रेस कोएलिशन सरकार है, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ आपने चुनाव लड़ा, प्री इलेक्शन तो आपका कोई अलायंस उनके साथ नहीं था। तो ये कंपैटिबिलिटी आप में और कांग्रेस में कॉमनैलिटी क्या है? ये जो आपका सबसे बड़ी कंपैटिबिलिटी ये है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि तीनों रियासत के तीनों खित्तों में हमारा एक बेस बना हुआ है, हमारा भी कांग्रेस का भी। हमारी सियासत ये नहीं है कि हम एक इलाके को दूसरे इलाके से लड़वा के अपना एजेंडा जो है आगे चलाएं। हमारे लिए जम्मू कश्मीर लद्दाख तीनों खित्तों में हमारा बेस है और हम उस बेस को कंसोलिडेट करना चाहते हैं। पिछली हुकूमत के मुकाबले हमारा ये एक फ़र्ज़ बनेगा, एक हमारी कमिटमेंट है कि हम तीनों खित्तों के साथ इंसाफ करके लोगों के मुश्किलात हल करेंगे। ये तो पहले भी था, फिर पहले अलायंस क्यों नहीं कर लिया आपने? चुनाव से पहले बात बनती नहीं थी। बात इसलिए नहीं बनती थी क्योंकि पॉलिटिकली ना कांग्रेस को ये सूट करता था ना नेशनल कॉन्फ्रेंस को। ये अलायंस, लोगों ने इस अलायंस का फैसला किया अपने वोट का इस्तेमाल करके। ना कांग्रेस को मेजॉरिटी दी ना नेशनल कॉन्फ्रेंस को, लेकिन मिलके हमें मौका दिया हुकूमत बनाने का और किसी और कॉम्बिनेशन के पास नंबर नहीं थे। उमर अब्दुल्ला एक कंप्रोमाइज करने वाले व्यक्ति नहीं है, जो बात कहते हैं जोर से कहते हैं। तो सत्ता के लिए क्या आपको चीफ मिनिस्टर बनना था, इसलिए आपको लगा कि पोस्ट इलेक्शन कंप्रोमाइज करना पड़ेगा? इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हमने कोई ये नहीं कहा कि हम अपना जो पॉलिटिकल नज़रिया है या जो हमारी सियासी सोच है या जो हमारा एजेंडा है गवर्नेंस के लिए, उसको हम रद्द कर रहे हैं या उसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं। हम कह रहे हैं हम अपनी जगह खड़े हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि लोगों की भलाई के लिए एक ऐसी हुकूमत दें जिसका फ़ायदा यहाँ जम्मू कश्मीर के आवाम को मिले। आपकी ऑटोनॉमी की जो पॉलिसी है, जो आपका वाइट पे फादर आप सबके इशू कर, कांग्रेस ने हमसे ये नहीं कहा कि आप उसको रद्द करें। नहीं, आप उसको शुरू करने वाले ऑटोनॉमी के ऊपर एजेंडा शुरू करना क्या, उस पर हमने उस पर बात करनी बंद कब की? नहीं, ऑटोनॉमी जो आपकी जो एजेंडा था पहले, उसको आप रिवाइव करेंगे? आप मुझे ये बताइए जनाब, हमने उस एजेंडा को कोल्ड स्टोरेज में रखा कब? अभी जब भी प्राइम मिनिस्टर ने राउंड टेबल की कॉन्फ्रेंस बुलाई, जब भी मैं पाकिस्तान गया, जब भी कभी भी हमसे पूछा गया कि जम्मू कश्मीर के सियासी हल के लिए रोड मैप क्या है, हमने अपना रोड मैप सामने रखा है। अभी भी आप ऑटोनॉमी का जो इच्छा डॉक्टर साहब ने हमने कहा है। नहीं, डॉक्टर साहब ने छोड़ा नहीं। ये मुसीबत है ना कि थोड़ा सा वो एनालिसिस करते हुए लोग फिर मतलब अलग निकालते हैं। डॉक्टर साहब ने यही कहा जो हम बार बार कहते आए हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी भी मानती है कि अंदरूनी खुद मुख्तारी ही जम्मू कश्मीर के मसले का हल है। लेकिन साथों साथ हम ये भी कहते हैं कि अगर बातचीत के जरिए इससे बेहतर हल कोई निकले जो जम्मू कश्मीर के आवाम को पसंद हो और जिस पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है मिलके राजी हो सके, तो हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन हम आज भी मानते हैं कि अंदरूनी खुद मुख्तारी से बेहतर इस रियासत के लिए हल जो है आप नहीं निकाल पाओगे। जो मान के चलते कि जम्मू एंड कश्मीर भारतवर्ष का एक अटूट अंग है, ये तो एक्सेप्टेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, इसके अंदर कोई चेंज हो नहीं सकता। ये जो बार बार पाकिस्तान को एक्सेप्टेबल जो फार्मूला हो, इसके ऊपर कश्मीर में चर्चा बार बार क्यों होती है? आप ये मान के चल सकते हैं कि पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं है। वो ठीक है, थियोरेटिकली वो बड़ा अच्छा है, वो प्रोग्रामों में बड़ा अच्छा लोगों को सूट करेगा, लेकिन प्रैक्टिकल वो बात नहीं है।
आज तक अगर जम्मू कश्मीर में अगर हमने मुश्किल का सामना किया है, अगर 20 साल से हम आतंकवाद के शिकार हैं, अगर हमारे मतलब हर चीज़ पे सवाल उठाया जाता है, वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने अभी तक जम्मू कश्मीर की बात को जो है कबूल नहीं किया है। आप ये कह रहे हैं कि जब तक पाकिस्तान के सेटिस्फेक्शन के अनुसार फैसला नहीं होगा तब तक जम्मू कश्मीर की समस्या हल नहीं हो सकती? वो सही बात है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपने शिमला अग्रीमेंट में 1971 में कागज पे लाया है। आपने उसमें कहा है कि इंडिया एंड पाकिस्तान विल डिस्कस ऑल आउटस्टैंडिंग मैटर्स इंक्लूडिंग द मैटर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये तब डिक्लेयर हुआ जब मैं 2 साल का था। मतलब आप अभी उस बात में कहें कि बिना पाकिस्तान की मर्जी आप मुझे बताइए ना, उसके अलावा आपने और कौन सा लाया है? ये इंटरनेशनली आपने पाकिस्तान के साथ बातचीत करके, आपने एक सीज फायर के बाद, जंग जीतने के बाद आपने कागज पे ये माना है कि पाकिस्तान के साथ बात करके जम्मू कश्मीर का मसला जो है वो हल होना चाहिए। जो आज पाकिस्तान यहाँ पर कर रहा है उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? मैं करूंगा आपसे बात एक छोटे से ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला से। जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान से डीलिंग नहीं कर सकते हम, आपको लगता है? बिल्कुल जी नहीं। कैसे करेंगे? 60 साल से जम्मू कश्मीर के ऊपर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एक नजरिया जो है अलग रहा है। हमने 3.5 जंग लड़े हैं, 20 साल से हम आतंकवाद के शिकार हैं। बॉम्बे में जो कुछ हुआ, जो 75 के बाद, 80 के बाद पाकिस्तान जिस तरह से अटैक हिंदुस्तान के ऊपर कर रहा है, वहाँ की धरती से हो रहा है। मैं जम्मू कश्मीर के आतंकवाद की बात कर रहा हूँ, मैं जम्मू कश्मीर के सियासी मसले के हल की बात कर रहा हूँ। देखिए ना, जम्मू कश्मीर का मसला जो है वो 2 तरह है। एक तो इंटरनली है, जो नई दिल्ली को जम्मू कश्मीर से बात करके एड्रेस करना होगा, और एक एक्सटर्नल है। आप इस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप सेंट्रल गवर्नमेंट की एक जो पॉलिसी है, ऑल ऑप्शन आर ओपन, उसके साथ सहमत हैं आप? मैंने तो हमेशा मैंने कहा है कि जंग के जरिए हम कुछ हासिल नहीं करेंगे। अगर कुछ निकलना है तो बातचीत के जरिए निकलेगा। आप पाकिस्तान के खिलाफ जंग के खिलाफ हैं? एकदम। मैं किसी भी जंग के खिलाफ हूं। आप मुझे बताइए ना, अभी तक मैंने आपसे कहा हमने 3.5 जंग लड़े हैं पाकिस्तान के खिलाफ, हासिल क्या किया है? प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, जिस तरह से देश मैं प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट के हवाले से ही बात कर रहा हूं। जब 3.5 जंग लड़े हैं और कुछ हासिल नहीं हुआ, अगर एक और लड़ेंगे क्या हासिल करेंगे? हम इस मोड़ पे पहले भी थे जब पार्लियामेंट पे हमला हुआ, हमने अपने फौज तैनात किए, वो ऑपरेशन परिक्रमा जो है वो लगाया, पता नहीं कितने 100 करोड़ खर्च किए। मैं खुद उस वक्त एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में था जब हमने 21 लोगों का लिस्ट पाकिस्तान को दिया। फौज भी वापस आई, लिस्ट भी वापस आया, लोग वहीं के वहीं रहे। हमने हासिल क्या किया? हमें फिर बातचीत का हाथ जो है आगे बढ़ाना पड़ा। आपको भी आपने कहा पहले टाइम दीजिए। मेरे को लगता है कि क्योंकि आप शायद मेंटली प्रिपेयर नहीं थे मुख्यमंत्री बनने के लिए, क्योंकि आपने फादर को प्रोजेक्ट किया। फादर को प्रोजेक्ट किया मैं तो 2002 से इसके लिए तैयार था। नहीं, पर आपने फादर को प्रोजेक्ट किया इलेक्शन के दौरान, तो उन्होंने सोचा कि ये पॉलिसी स्टेटमेंट वो बनाते रहेंगे, तो आपने उसको पॉलिसी स्टेटमेंट, मेरी पॉलिसी तैयार है। पॉलिसी के लिए नाम देना जरूरी नहीं है। हम जो कानून के तहत चलने के लिए तैयार हैं, हम उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। प्रोजेक्ट तो फादर को किया था ना आपने? वो तो पार्टी ने किया था, बिल्कुल। मैंने तो उसको सडनली एक रात में बदल के आ गया रास्ता। वो तो आप डॉक्टर साहब से कभी सीधी बात करनी होगी, उनसे पूछो। पर मैंने आपसे उस दिन भी पूछा था ना, रात को आपने अनाउंस किया नहीं हमारे फादर हैं, उसके बाद आपने ये भी कहा थोड़ा टू बी लिटिल मोर रिस्पॉन्सिबल। तो डॉक्टर साहब ने दिल बदल गया उनका, एकदम बदल गया। हमको लगता है बदल गया उनका। बदल गया होगा। या आपके रिश्ते जो हैं, पर्सनल रिश्ते राहुल गांधी के साथ, वो पॉलिटिकल रिश्ते बदल गए? ये देखिए, आप इन सवालों के जवाब के लिए या तो फारूक साहब को आपके स्टूडियो में आना पड़ेगा या राहुल को। वो तो दोस्ती मेरी राहुल से है, दोस्ती मेरी बहुत लोगों से है, लेकिन उसका सियासत से कितना लेना देना है वो दूसरी बात है। हिस्ट्री है ना आप लोगों की पुरानी। शेख साहब जो नेहरू जी के साथ, आपके फादर जो थे तो राजीव गांधी के साथ मैंने बहुत बार देखा उनको, और आपको राहुल जी के साथ खास बार देखा है। तो ये परंपरा चलती आ रही, फैमिली ट्रेडिशन है कि गांधी ट्रेडिशन नहीं है, एक रिश्ता रहा है सियासत से हट। कश्मीर की फर्स्ट फैमिली और दिल्ली के फर्स्ट फैमिली की अच्छी रिलेशनशिप रहती है। वो भी मैं बार बार कहता हूँ सियासत से हटके, मतलब इसमें पॉलिटिकल लिंक्स जो हैं वो ज्यादा कमजोर हैं बनिस्बत के पर्सनल लिंक्स जो हैं। तो अब आपके सामने एक ये जम्मू की जो समस्या है, बार बार आपने एक सेंटेंस मैंने आपका सुना टीवी के ऊपर कि कश्मीर और जम्मू दोनों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। आपने मैंने वो नहीं कहा। मैंने ये कहा कि अगर आप कश्मीर में जाके लोगों से पूछें, वो कहेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन उनके खिलाफ हुआ है जम्मू के हाथों। जम्मू को यही लगता है कि कश्मीर ने जो है जम्मू का हिस्सा खाया है।
लद्दाख करगिल जाइए तो वो कहते हैं कि जम्मू और कश्मीर दोनों ने मिलकर उनका हिस्सा खाया है। अब सच्चाई कहाँ पे है, इस पे हमें पहुंचना होगा। तो आप तो 10 साल से अब राजनीति में हैं, आपको तो सच्चाई की तो पता होनी चाहिए अब तक। नहीं, मेरी सच्चाई और लोगों की सच्चाई में फर्क रह सकता है। आपकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा है इस वक्त, जो आप कहेंगे वही सच मानेंगे। नहीं, मैं अपनी राय जो है लोगों आप सच नहीं बोलना चाहते। नहीं, ये बात नहीं है। मैं अपनी राय लोगों पर ठोसने के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर आप राय बनाएंगे, राय फैक्ट्स पे बननी चाहिए, परसेप्शंस पे नहीं। फैक्ट फैक्ट्स पे आना जरूरी है। तो जम्मू अंडर डेवलप्ड हुआ कि नहीं आपके हिसाब से? जम्मू का जो निचला इलाका है वो काफी हद तक डेवलप हुआ है जम्मू के ऊपर इलाके के मुकाबले। आप रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़ जाइए, वहाँ पे जो तरक्की होनी चाहिए थी नहीं हुई है। आज भी कुछ इलाके हैं जहाँ 7-7, 10-10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है सड़क पे पहुँचने के लिए। लेकिन अगर आप जम्मू का निचला इलाका देखें, जम्मू, कठुआ वगैरह, तो उन्होंने इन इलाकों ने काफ़ी तरक्की की है। आज भी जम्मू कश्मीर में जितना इंडस्ट्री है वो जम्मू में है लगभग। एक बात बताइए, जम्मू क्यों फील करता है कि डिवाइड जम्मू की कम्युनल है या इकोनॉमिक है? बीजेपी वाले कहते हैं इकोनॉमिक है। नहीं, ये इकोनॉमिक भी नहीं है, मुझे लगता है कुछ हद तक पॉलिटिकल है। बहुत कम इकोनॉमिक है, क्योंकि आज भी ज्यादा टूरिस्ट जो है वो यहाँ जम्मू आते हैं माता के पास जाने के लिए। ज्यादा इंडस्ट्री लगती है तो जम्मू में लगती है। पॉलिटिकल एक सवाल उठता है जिसका जवाब शायद हमें हासिल करना होगा। इकोनॉमिकली मैंने कहा परसेप्शन की बात है। कश्मीर जो है वो भी डिस्क्रिमिनेट फील करता है। जम्मू एंड कश्मीर की ट्रेजेडी ये है कि पिछले 60 सालों के अंदर आपके यहाँ पावर शॉर्टेज है, तो ये सब चीजें इंडस्ट्री कोई है डेवलपमेंट, इसके पीछे कहीं ना कहीं जम्मू में भी नहीं है, कश्मीर में भी नहीं है। जम्मू में है, कश्मीर के मुकाबले जम्मू में ज्यादा है। परंतु हाई रेसिपिएंट ऑफ सेंट्रल एड आप हैं, तो पैसा कहाँ जाता है फिर? ये सवाल का भी मुझे जवाब चाहिए। मैंने तो अब इसके लिए भी अब काम करना शुरू किया है कि प्रधानमंत्री ने जो 24,000 करोड़ की पैकेज इस रियासत को दी, वो पैसे गए कहाँ? मेरे को याद आता है आपके ग्रैंडफादर का स्टेटमेंट एक बार कहा था, मैं उसको पूछूंगा आपके ब्रेक के बाद। स्टेटमेंट क्या था उनका कि कांग्रेस पार्टी एक कीड़ा है नाले का, और जब बारिश आती है तो बाहर निकल के आ जाते हैं। आपको उसके बारे में सोचना क्या है, पूछूंगा एक ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज बातचीत कर रहा हूं जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ओमर अब्दुल्ला से। मैं आपने क्या करप्शन, 24,000 करोड़ की बात की आपने, करप्शन के बहुत चार्जेस लगे। पिछली बार याद है आपकी पूरी की पूरी पार्टी नेशनल असेंबली में पीरजादा के खिलाफ वॉकआउट करके इस्तीफा मांग लिया करप्शन के ऊपर, और उसी पीरजादा के साथ आज अपनी कैबिनेट में आपने एजुकेशन मिनिस्टर बनाया। तो करप्शन का मुद्दा तो पॉलिटिकल है, सूटेबिलिटी है, कन्विक्शन की बात नहीं। जी नहीं, कन्विक्शन की बात है। केस जो है वो चलते रहेंगे, और आपकी वजह से इस्तीफा देना पड़ा ना उनको, आपकी पार्टी ने पूरा उनको इस्तीफा देना पड़ा कि उनके खिलाफ इल्जाम लगा, और उनकी उमर अब्दुल्ला की इतनी क्लीन इमेज है, एकदम एक उमर अब्दुल्ला की उस क्लीन इमेज के अंदर उस तरह के कैबिनेट मिनिस्टर जो करप्शन की आपने बात उठाई, परेशानी तो होगी ना? ये फैसला लोगों ने किया है। लोगों ने एक तो एमएलए चुन के भेजे हैं, लोगों ने कोलिशन की मांग की, और कोलिशन में कोलिशन पार्टनर्स का ये हक बनता है कि वो जिसको मिनिस्टर बनाना चाहे बनाए। तो आप जैसे व्यक्ति से उम्मीद तो कर सकते हैं ना, हमारी उम्र निकल गई, हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप कुछ बदलेंगे। मैंने तो ये कहा है, और मैं इस बात पे मानता हूँ कि जितना ज्यादा हम करप्शन के खिलाफ लड़ने पे बात करेंगे उतना हमें नुकसान होगा। हमें इस पे कुछ कर दिखाना है, और शुरुआत हमने की हुई है। हमने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, जिसके तहत मुझे लगता है काफी हद तक करप्शन में आप डेंट कर सकते हैं अगर उसका सही इस्तेमाल हो, हम वो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को जो है नए सिरे से पेश कर रहे हैं ताकि उसको एट पार लाया जाए दिल्ली के एक्ट के साथ। पार्लियामेंट जो सेंट्रल एक्ट है, एक सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर पे मेरी नजर है जिनको मैं यहाँ पे लाऊंगा, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर पे, और मुझे लगता है काफी हद तक इन चीजों से फर्क पड़ेगा। ये कश्मीरी पंडित का सवाल जो है, उनको शिफ्ट करने के लिए क्या है? क्या देखिए, उनको शिफ्ट किया नहीं जा सकता, नहीं किया जा सकता, ना उनको शिफ्ट किया जाना चाहिए। मैंने बार बार कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से कहा है, और वो मेरी इस बात को मानते हैं। वो अपनी मर्जी से बाहर आए, क्योंकि उनकी जो सुरक्षा है, वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है वो उनसे छीनी गई। उनको वहां से निकलना पड़ा। जब तक हम उनको वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी वापस नहीं लौटाते हैं तब तक वो वापस नहीं जाएंगे। हम उनसे जोर जबरदस्ती करें, उनके लिए कैंप बनाएं, एक कैंप जम्मू से कश्मीर के किसी दूसरे कैंप में शिफ्ट करें, इससे कोई फायदा नहीं होगा। हमें कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की वो खोई हुई सेंस ऑफ सिक्योरिटी उनको वापस देनी होगी, और फिर अपनी मर्जी से जो वापस जाने के लिए तैयार होगा वो जाएगा, और गवर्नमेंट की तब पूरी एक मदद होगी उनको वहां पे अपने घरों में रीसेटल करने के लिए। आज की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो वापस जा सके।
आज की स्थिति वैसे बन रही है। 20 साल के बाद इतना कम जो है आतंकवाद देखने को मिल रहा है। अगर पार्लियामेंट के इलेक्शन भी ठीक रहे और ग्राफ जो है वायलेंस का इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाता रहा इंशाल्लाह, मुझे लगता है कि हम कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को आहिस्ता आहिस्ता कन्विंस कर पाएंगे वापस जाने के लिए। अपनी टेन्योर में आप उनको वापस ले जाएंगे कि नहीं? मेरी उम्मीद है। सेपरेटिस्ट से बात करेंगे, आप उनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करेंगे? जरूर करूंगा, उनको क्यों नहीं करूंगा। शेयर भी देंगे, वो चाहते हैं सत्ता में कोई शेयर उनको मिलना चाहिए। हमने ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का आज नहीं, ये फारूक साहब की बात थी जब उन्होंने असेंबली में कमिट किया था कि अगर हुर्रियत वाले जो हैं सेपरेटिस्ट, मतलब वो मेन स्ट्रीम में आने के लिए तैयार हैं, इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं, हम असेंबली डिसॉल्व करके नए सिरे से इलेक्शन कराएंगे। हमें कोई एतराज नहीं है। हम चाहते हैं कि हर कोई जो है मेन स्ट्रीम में वापस आए। तो यूपीए की लीडरशिप, आप यूपीए के मेंबर हैं, फॉर्मली अनाउंस कर दिया आपने, उसका नेतृत्व किसके लीडरशिप में चुनाव लेना चाहिए आपने माइंड बनाया होगा? प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन होगा यूपीए? वो भी पहले ही से तय हो चुका है। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। मैंने अभी तक ऐसी कोई बात नहीं सुनी कि हम उसको चेंज करने जा रहे हैं। तो कंफर्टेबल है आप भी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ना ही चाहिए? मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ, क्यों ना हूँ। अगर मैं 5 सीधे सवाल आपसे पूछूं, सबसे पहले एक सवाल सबसे पहले पूछते हूँ कि आप अपना फ्यूचर दिल्ली में ज्यादा अच्छा देखते हैं कश्मीर में ज्यादा? मेरा फ्यूचर तो मैंने हमेशा कहा जम्मू कश्मीर में है। पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण करना चाहिए कि नहीं करना? जी नहीं। पाकिस्तान जो टेररिस्ट मांगे हम लोगों ने, उनको वापस उनको करना चाहिए कि नहीं करें? उनको करना चाहिए। एक बात बताइए, आपकी स्टेट के अंदर शेख साहब, फारूक साहब, मुफ्ती साहब और मीर कासिम साहब, इतने सारे चीफ मिनिस्टर है, आपको रोल मॉडल कौन सा है? मेरा रोल मॉडल सबसे ज्यादा तो मेरे दादा हैं, लेकिन मैंने हमेशा कोशिश की है कि हर किसी के अच्छे और बुरे जो हैं उनको देख के, तोल के अच्छों को मैं फॉलो करूं और बुरी चीजों को मैं साइड पे रखूं। 370 आर्टिकल जो है वो अगर खत्म करने से कश्मीर का फायदा आएगा, नुकसान होगा? नुकसान होगा, क्योंकि आप खत्म नहीं कर सकते हैं। खत्म करने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दोबारा बुलानी पड़ेगी। आप कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं, आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दोबारा बुलानी पड़ेगी, जिससे दोबारा ये सवाल उठेगा कि एक्सेशन फाइनल है या नहीं है। इसलिए आपको लगता है इसको खोलना ठीक नहीं है? आप खोल देंगे तो फिर सारा कुछ खोलना पड़ेगा। पर आप फेवर में है कि नहीं? जी नहीं, मैं अंदरूनी खुद मुख्तारी के फेवर में हूँ, बिल्कुल। चलिए, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं भारतीय राजनीति के नए चाणक्य बाबा रामदेव से। मैं आपसे 5 सीधे सवाल पूछूंगा, सीधे जवाब देने पड़ेंगे। सीधे ही पूछे, मैं उल्टी बात करना ही पसंद नहीं करता। आप एक बात बताइए, और आप भी सीधी बात करने के लिए स्वामी रामदेव राजनेता कब बनेंगे या बनेंगे कि नहीं? न मैं पहले राजनेता था, न आज मैं हूँ, न भविष्य में बनूंगा। दूसरा, आप भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इनकी संस्कृति में कौन सी संस्कृति आपको कम राष्ट्रीय लगती है? ऐसा विश्लेषण करने में चावला साहब आप ज्यादा माहिर, मुझे लगता है इसका उत्तर आपको डर लगता है, दोनों पार्टियों से डर लगता है, मतलब ये आप जवाब नहीं देंगे इसका मेरे को। अब तक के जितने प्रधानमंत्री रहे देश के अंदर, सबसे अच्छा प्रधानमंत्री देश के लिए कौन रहा या नेता कौन रहा, राजनीतिक नेता? चलो एक का नाम। मुझे आजादी के बाद के नेतृत्व के ये संबंध में यदि बात की जाए, सबसे ज्यादा मुझे प्रभावित किया है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उन्हीं के आदर्शों को मैं मानता हूं, और उसी व्यक्ति में हिम्मत थी कि 565 रियासतों को चंद दिनों में एक कर दिया, नहीं तो देश टुकड़े टुकड़े होता। आज भारत का स्वाभिमान, भारत का सिर हिमालय, लेकिन दुर्भाग्य से वो कश्मीर हमारे अंदर है ही नहीं। तो ऐसे कायर, कमजोर और बुज़दिल लोग कभी मेरे आदर्श नहीं हो सकते। मेरे आदर्श देश की वो क्रांतिकारी हैं जिन्होंने अपना खून देकर के भारत को आजादी दी। दूसरा बताइए, एक मॉडर्न गुरु हैं श्री श्री रविशंकर, एक आप गुरु हैं श्री श्री रामदेव, तो उनमें और आप में फर्क क्या है? सभी लोग देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में, और सात्विक शक्तियों को तो मैं तो संगठित करने का काम ज्यादा बोलते हैं, आप अंग्रेजी हिंदी ज्यादा बोलते हैं, ये फर्क है क्या? नहीं, मैं तो पूरे देश को राष्ट्रभाषा हिंदी और भारतीय भाषा बुलवाऊंगा और उन्हें देश में, अपने देश की भाषा में देश के लोगों को पढ़वाऊंगा। ये मेरा अगला आंदोलन है। योग शिक्षा को देश में लागू कराना, स्वस्थता, स्वच्छता और भारतीय भाषाओं में विज्ञान, तकनीकी और प्रबंधन, साइंस, टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट की शिक्षा, इसे देश में भारतीय भाषाओं में होगी। गरीब मजदूर का बेटा भी
डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, IAS, IPS ऑफिसर बन सकेगा, ये भी आप देखेंगे आने वाले भारत। दोनों में यही फर्क है ना, वो अंग्रेजी में करते हैं, आप हिंदी में ज्यादा करते हैं। मैं भारत को अपना सर्वस्व मानता हूं। मैं कहता हूं विदेशी भाषा संवाद, संपर्क और व्यापार के लिए अच्छी बात हो सकती है, वो सम्मान की बात है, लेकिन विदेशी भाषा का उपयोग राष्ट्रभाषा के रूप में करना ये घोर अपमान की बात है। कोई भी विश्व का सभ्य देश अपने देश के नागरिकों को विदेशी भाषा में शिक्षण नहीं देता। आखिरी सवाल जो आपकी शिक्षा से जुड़ा हुआ है, योग क्या ओम के बिना संभव है कि नहीं? देखिए, वैसे ओम कोई, मैंने कहा, मजहबी शब्द नहीं है। ओम एक ध्वनि है। मुझे लगता है हमें शब्दों पर और ध्वनियों में विवाद नहीं खड़ा करना चाहिए। ध्वनियों में और शब्दों में विवाद नहीं खड़ा करना चाहिए। योग की फिलोसफी पर भी कोई विवाद नहीं, क्योंकि योग अहिंसा सत्य से शुरू होता है। और ओम शब्द का के ऊपर भी यदि किसी को आपत्ति है तो इसके स्थान पर वो अल्लाह, गॉड आदि शब्दों का प्रयोग भी करे, तो कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, आप कर सकते हैं कि नहीं ओम के बिना योग? मैंने दुबई में ओम के बिना योग करवाया। हाँ? इसमें मुश्किल नहीं है अभी बात। कोई मुश्किल नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, हमारे स्टूडियो में आप आए। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।